दशिकन ने कहा, गोकू, लेकिन अब बताइए सबसे पहले कहाँ चलेंगे और आप अपना प्लेनेट कहाँ स्थापित करेंगे? गोकू ने पूछा, अभी हमारे पास कितने प्लेनेट हैं? इस समय कुल 7 प्लेनेट हैं। दशिकन ने जवाब दिया, क्योंकि यह पूरा यूनिवर्स एक छोटे मल्टीवर्स की तरह है जो खुद एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स 21 में कुछ ऐसे वॉरियर हैं जिनका लेवल किसी आम एंजल जितना है। क्या सच में? गोकू उत्साहित हो गया। तुम कहना चाहते हो कि वहाँ ऐसे लोग हैं जो एंजल जितने पावरफुल हैं? क्या ये सच है? दशिकन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ गोकू, ये बिल्कुल सच है। जब मैं आखिरी बार वहाँ गया था तो 7 वॉरियर से लड़ा था। उन 7 में से 6 थोड़े थोड़े लेकिन V से भी ज्यादा पावरफुल थे। हर यूनिवर्स से एक एक वॉरियर था, लेकिन सबसे पावरफुल यूनिवर्स 21 से था। सबसे कमजोर यूनिवर्स 23 का था। इन सभी यूनिवर्स में अधिकतर इंसान डिवाइन की रखते हैं। गोकू चौंक गया। तो यूनिवर्स 19 के बारे में मुझे पहले कभी क्यों नहीं पता चला? मैं सोच भी नहीं सकता था कि वहाँ ऐसे इंसान होंगे जो एंजल की तरह पावरफुल हैं। दशिकन ने समझाया, हाँ, कुछ लोग तो इतने कमजोर हैं जितने यूनिवर्स 7 का कोई प्रशिक्षित इंसान, लेकिन फिर भी उनके पास गॉड्स नहीं है। इसके अलावा वहाँ 4 अर्थ जैसे प्लेनेट हैं। मैंने उनमें से 2 का दौरा नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि वे आम इंसानों से भरे हुए हैं। लेकिन एक अर्थ ऐसी है जहाँ निंजा रहते हैं जो चक्रा का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ के कुछ वॉरियर इतने पावरफुल हैं कि उनकी पावर 2000 तक पहुँचती है, जबकि अधिकतर की पावर 500 के करीब होती है। यूनिवर्स 23 की अर्थ पर इंसानों के पास कोई खास पावर नहीं है। ऐसा लगता है कि वह सबसे कमजोर अर्थ है, क्योंकि वहाँ न तो कोई पावरफुल वॉरियर है और न ही कोई खास उन्नत तकनीक। हालांकि तकनीक के मामले में ये यूनिवर्स 20 के निंजा से थोड़ी बेहतर है। बाकी की 2 अर्थ यूनिवर्स 24 और 25 में हैं, जो ट्विन यूनिवर्सेस माने जाते हैं। यूनिवर्स 19, 21, 22 और शायद 23 में सायन और फ्रॉस्ट डीमंस दोनों मौजूद हैं। लगता है कि इन 2 जातियों की दुश्मनी हमेशा से चली आ रही है। जहाँ भी सायन होते हैं वहाँ फ्रॉस्ट डीमंस भी जरूर होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7। वैसे यूनिवर्स 21 का सबसे पावरफुल वॉरियर एक लड़की सायन है और वह यूनिवर्स 6 से ताल्लुक रखती है। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि यूनिवर्स 19 अब भी वैसा ही है जैसा पहले था। बहुत कुछ बदल चुका होगा। असल में जब मैं यूनिवर्स 19 में गया था, उसके 1 लाख साल बाद जेनोसमा ने उसे मिटा दिया था, क्योंकि वहाँ कोई भी गॉड बनना नहीं चाहता था। गोकू ये सुनकर हैरान रह गया और उत्साहित होकर पूछा, तो क्या यूनिवर्स 18 में भी सायन मौजूद हैं? दशिकन ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, लेकिन फिर कहा, वहाँ सायन तो हैं, लेकिन फ्रॉस्ट डीमंस नहीं बचे। ऐसा लगता है कि वे सायन से हुई एक पावरफुल जंग में मारे गए और उनकी पूरी जाति खत्म हो गई। इसके बाद गोकू और दशिकन एक प्लेनेट की ओर निकल पड़े ताकि देखा जा सके कि कौन सा प्लेनेट गोकू के लिए सबसे उपयुक्त होगा। इस दौरान वे आपस में गोकू के नए पद और जिम्मेदारियों पर बात करते रहे। ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना भूख तो बहुत लगवाता है। दशिकन गोकू ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं इन पावरफुल वॉरियर से लड़ने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। अब ये नई जिंदगी उतनी बोरिंग तो नहीं होगी जितना पहले सोचा था। दूसरी ओर कैप्सूल कॉर्पोरेशन में सभी लोग गोकू की बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि उन्होंने गोकू के साथ कितना गलत किया। बुल्मा ने कहा, मुझे गोकू से माफी मांगनी चाहिए। टीन शिनहान और बीरस भी माफी मांगना चाहते थे, लेकिन व्रिस ने सख्त लहजे में कहा, किसी को भी उसके पास जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो नाराज हो गया तो वो सबको मार सकता है। बेहतर है जैसे चल रहा है वैसा ही रहने दो। सभी ने बात मान ली और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दिल से कोई भी गोकू को भुला नहीं पाया। सबको उसकी मजेदार बातें और बेवकूफियां बहुत याद आती थी। वेजिटा और बीरस दोनों ही फ्रीजा को प्रताड़ित कर रहे थे ताकि अपने मन की भड़ास निकाल सकें। वेजिटा को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि गोकू ने उसे एक बार फिर पछाड़ दिया था। साथ ही उसे अब भी फ्रीजा से अपनी जाति की मौत का बदला चाहिए था। वहीं बीरस सिर्फ अपने असफल को दबाने के लिए ऐसा कर रहा था। बीरस नहीं चाहता था कि फ्रीजा ये बात किसी को बताए कि सायन जाति को डिस्ट्रॉय करने का आदेश खुद बीरस ने ही दिया था। इसी कारण बीरस ने फ्रीजा को सख्त आदेश दी कि वो ट्रेनिंग न करे ताकि वह और ज्यादा पावरफुल न बन पाए। हालांकि हर बार की पिटाई के बाद भी फ्रीजा थोड़ी थोड़ी पावर हासिल कर ही रहा था। उधर यूनिवर्स 19 में गोकू जाग चुका था और दाइशिकन पहले ही नाश्ता तैयार कर चुका था। दोनों ने मिलकर खाना खाया। नाश्ते के बाद गोकू ने पूछा, दाइशिकन बताइए कि कौन कौन से प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना है। दाइशिकन ने 5 की सूची दिखाई। इनमें से 3 प्लैनेट ऐसे थे जहाँ जीवन नहीं था, ये सिर्फ जगह घेरे बैठे थे। बाकी 2 प्लैनेट पर जीवन था, लेकिन वहाँ वॉर और आंतरिक संघर्ष के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त था। गोकू और दाइशिकन काम पर निकल पड़े। पहले गोकू ने उन 3 बेकार प्लैनेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर दोनों सबसे नजदीकी जीवित प्लैनेट की ओर बढ़े। वे दोनों चुपचाप उस प्लैनेट पर उतरे और बिना किसी को देखे पूरे प्लैनेट का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि वहाँ के सभी लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए जी रहे थे। भ्रष्टाचार, जुर्म और अपराध हर जगह फैले हुए थे। इसका नतीजा था वहाँ आए दिन वॉर और हिंसा होती रहती थी। तब गोकू और दाइशिकन आसमान में ऊपर उठे। गोकू ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, इस प्लैनेट के सभी इंसान सुने। अपने स्वार्थी कार्यों से तुमने मासूमों की जानें ली है। अब इस प्लैनेट पर मासूमियत नाम की कोई चीज बची नहीं है, इसलिए अब इंसाफ का दिन आ गया है। मैं इस श्रापित यूनिवर्स का गॉड तुम्हारे पापों का इंसाफ करूंगा। तुम मारे जाओगे परंतु तुम्हें पुनर्जन्म का अवसर मिलेगा। ये कहकर गोकू ने एक विशाल सुपरनोवा छोड़कर पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद वे दूसरे प्लेनेट पर पहुंचे। यहाँ भी गोकू ने वही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन इस बार एक प्राणी ने गोकू पर हमला कर दिया। गोकू गुस्से से भर उठा। उसने उस प्राणी को एक हाथ से पकड़कर अपनी हथेली उसके सामने फैलाई और कहा, एक जीव होकर तू एक गॉड पर हाथ उठाता है?
तेरे इस अपराध के लिए तुझे मिलेगा मृत्यु का दंड, तुझे पुनर्जन्म का भी अधिकार नहीं मिलेगा। गोकू के ऐसा कहते ही उसकी हथेली से हकाई एनर्जी निकली और उस जीव को पूरी तरह मिटा दिया। लेकिन तभी अपने वॉरियर को बचाने के लिए एक साथ गोकू पर हमला करने दौड़े। गोकू नाराज होकर बोला, ये जीव इतनी परेशानी क्यों देते हैं? वह सीधा प्लेनेट की एटमॉस्फेयर तक ऊपर चला गया। फिर उसने एक विशाल हकाई एनर्जी की गेंद बनाई और उसे पूरे प्लेनेट पर गिरा दिया। पल भर में ही पूरा प्लेनेट और वहाँ की पूरी जीव प्रजाति डिस्ट्रॉयड हो गई। इसके बाद दाइशिकन ने बताया, एक गैलेक्सी में 2 सोलर सिस्टम है जहाँ कोई जीवन नहीं है, हमें उन्हें भी डिस्ट्रॉयड करना होगा। तो गोकू और दाइशिकन वहाँ गए। पहले सोलर सिस्टम में पूरी तरह पुष्टि हो गई कि न वहाँ जीवन है न भविष्य में कोई जीवन उत्पन्न होगा। गोकू ने सिर्फ एक उंगली से पूरे सोलर सिस्टम को मिटा दिया। इसके बाद वे दूसरे सोलर सिस्टम में पहुंचे। वहाँ उन्हें एक छोटा सा प्लेनेट मिला जो नामिक प्लेनेट जैसा दिखता था। उसी पर एक जीव मौजूद था जो शायद बुद्धिमान था। गोकू ने सोचा कि यहाँ हो सकता है आगे चलकर एक नई प्रजाति जन्म ले, इसलिए उसने बाकी सारे प्लेनेट जहाँ जीवन या जीवन के संकेत नहीं थे डिस्ट्रॉयड कर दिए। लेकिन उस छोटे से प्लेनेट को उसने जिंदा छोड़ा और उसका नाम रखा प्लेनेट 0, क्योंकि ये पहला प्लेनेट था जहाँ उसने किसी नई सभ्यता के जन्म की उम्मीद देखी थी। फिर गोकू ने दाइशिकन से एक सवाल पूछा, ओए दाइशिकन, मुझे तो ये समझ आता है कि जीवन का निर्माण तो सुप्रीम काय करते हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में तो कोई सुप्रीम काय नहीं है, तो फिर नई नस्लें कैसे जन्म ले सकती हैं? दाइशिकन मुस्कुराया और बोला, ये बहुत अच्छा सवाल है गोकू। असल में ये वही है जो इंसान कल्पना करते हैं। देखो, इस यूनिवर्स में बहुत सारे गॉड, एंजल और पावरफुल जीव मारे गए थे। उनकी कुछ सेल्स पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई, वो स्पेस में इधर उधर घूमती रही जब तक किसी ऐसे प्लेनेट पर नहीं पहुंची जहाँ का वातावरण उनके लिए उपयुक्त था। अगर उस प्लेनेट में उपजाऊ जमीन और पानी होता है तो वे सेल्स वहाँ की प्रकृति के साथ मिल जाती हैं, बैक्टीरिया बन जाती हैं और समय के साथ धीरे धीरे विकसित होकर बुद्धिमान जीव बन जाती हैं। इसीलिए कुछ प्रजातियों में अत्यंत शक्तिशाली जीव जन्म लेते हैं, क्योंकि वे गॉड्स और एंजल्स की पावरफुल सेल्स से बने होते हैं। गोकू ने ध्यान से बात सुनी और बोला, अब समझ आया, तो इसका मतलब है कि ऐसा होने में सैकड़ों हजारों ईयर लगते होंगे। दाइशिकन ने सिर हिलाकर हामी भरी। गोकू मुस्कुरा दिया और बोला, शुक्रिया दाइशिकन, मेरी डाउट दूर करने के लिए। इसके बाद वे दोनों एक और प्लेनेट की ओर निकल पड़े। ये प्लेनेट इतना विकसित तो नहीं था जितना गोकू ने अब तक देखा था, लेकिन वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट था और लोग बेहद मिलनसार और शांति प्रिय थे। किसी ने भी गोकू को परेशान नहीं किया। दाइशिकन ने कुछ पैसे बनाए और दोनों ने वहाँ से खूब सारा खाना खरीदा। उस प्लेनेट के निवासी नीले रंग के थे, उनके सिर पर एंटेना थे और फ्रीजा जैसी पूंछ भी थी। वे नामिकिन जैसे दिखते थे, लेकिन उनका रहन सहन इंसानों जैसा था। उनके पास कोई खास वॉरियर पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी एक आम व्यक्ति की पावर 9 लाख तक और किसी प्लेयर की पावर 5 मिलियन तक पहुँचती थी। ये देखकर गोकू हैरान रह गया, क्योंकि वह खुद सिर्फ 2 पावर के साथ पैदा हुआ था। हालांकि यह जाति लड़ाई झगड़े में बिल्कुल रुचि नहीं रखती थी, केवल खेलों में ही कुछ लोग मुकाबला करते थे, जैसे कुश्ती जैसी प्रतियोगिताएं। यही वजह थी कि यह प्लेनेट रहने के लिए एकदम परफेक्ट था। गोकू एक रूम की खिड़की से सनसेट का सुंदर नजारा देख रहा था। वह इस प्लेनेट की सुंदरता से बहुत खुश था। तभी उसे अपने ग्रैंडपा की याद आई और वह थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराया, आंखें बंद की और खुद को शांत किया। धन्यवाद ग्रैंडपा, अगर आपने मुझे नहीं अपनाया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। शायद यही मेरा भाग्य है। गोकू ने सोचते हुए मुस्कुराया। वह उन सभी टीचर को याद कर रहा था जो उसके बचपन में सिखाई थी, जब वह बस एक छोटा बच्चा था। दूसरी ओर दाइशिकन होटल के दूसरे रूम में ठहरे हुए थे। वे एक शहर के होटल में रात बिता रहे थे। सुबह होते ही दोनों ने स्वादिष्ट नाश्ता किया और शहर को घूमने निकल पड़े। शहर की सड़कों पर घूमना बहुत ही सुकून देने वाला अनुभव था, क्योंकि वहाँ के निवासी बाहरी जातियों से डरते नहीं थे, न ही नफरत करते थे। वे पहले से ही दूसरा प्लैनेट्स और जातियों के लोगों से मिलने के आदी थे, इसलिए गोकू और दाइशिकन को कोई ताज्जुब से नहीं देख रहा था। इस प्लैनेट का नाम था रेड, क्योंकि यहाँ के लोग एक तरह के रेप्टाइल थे। पूरे यूनिवर्स में ये प्लैनेट और इसकी जाति रेप्टिलियंस के नाम से प्रसिद्ध थी। हालांकि कुछ बाहरी जातियां कभी कभी इस प्लैनेट को जीतने की कोशिश करती थी, लेकिन रेड के लोग खुद की रक्षा करना जानते थे। उनके पास शक्तिशाली हथियार थे और उनकी सेना में ऐसे वॉरियर थे जो दूसरी जातियों द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। इन प्रशिक्षित सैनिकों की पावर थी 100 मिलियन। इसके अलावा उन्होंने और भी ताकतवर जातियों से शांति संधियों और सुरक्षा समझौते किए थे, जिनका ताकत स्तर 5 बिलियन से भी ज्यादा था। यही कारण था कि इस पूरी गैलेक्सी में वे सुरक्षित और शांतिप्रिय जीवन जीते थे। हालांकि कुछ अग्रेसिव जातियां अब भी अदर गैलेक्सी से आती थी, लेकिन अब वॉरलाइक जातियां लगभग समाप्त हो चुकी थी। पूरे यूनिवर्स 19 में अब सिर्फ 5 जातियां बची थी। इनमें से भी ज्यादातर अब दूसरे प्लैनेट्स पर अटैक नहीं करती थी। हालांकि कुछ जातियां अब भी अंदरूनी वॉर में उलझी रहती थी। वैसे तो ये जातियां वॉरियर नहीं थी, लेकिन फिर भी संघर्ष उनके जीवन का हिस्सा था। आखिरकार वॉर भी जीवन का एक रूप है। इस यूनिवर्स में एक खास जाति भी थी जो दूसरी जातियों की रक्षा करती थी, लेकिन इसके बदले में वो उनसे तकनीकी संसाधन, प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि जानवर, कीमती पत्थर, हीरे, सोना, चांदी और अन्य धातुएं लेती थी। इसी जाति की वजह से यूनिवर्स में संतुलन बना हुआ था। नहीं तो आज से 1 लाख साल पहले जब दाइशिकन इस यूनिवर्स में आए थे, यहाँ अशांति फैली हुई थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली रोमांच तो अब भी बाकी है। अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें।